कुछ खुद से कुछ किया कितने लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू? क्यों? मैंने क्या कहा? देखो बच्चों, कोई भी जो टॉपिक्स है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हम आप लोगों को नहीं दे पाते। जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, या हम सोचते हैं कि हमें हमें क्यों याद करने हैं। तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आप लोगों को करना होगा, तब वो जो टॉपिक कंप्लीट होता है। कि कोई भी टीचर अगर हर एस्पेक्ट को लेके चलेगा तो कभी भी सिलेबस, तो टीचर का काम है कि एक टॉपिक को अनलॉक करना और आप तक उसको समझा देना, और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी इंफॉर्मेशन स्काइज ऑफ लाइफ, फिर आपके पास पूरा स्कोप रहता है कि आप उसमें क्या क्या जानकारी और जुटा सकते। नहीं समझे मेरी बात? तो कोई भी, जब मैंने आपको बताया था कि आप जाके देखना, तो एक तो इस पे जाके कल काम करना। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गूगल से घर जाके आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ना है। मैं इसकी, इसमें क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताया। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने 17, कितने नंबर है संख्याओं की? 17, 17 डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक उनको पूरे करने थे। ठीक है, तो एक तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, कि कोई हिस्ट्री क्या है, कब कौन सी ईयर में आए, कब तक, जो जो आपको करना है, जो कि यू कैन इजीली डू दैट। और इसमें देखने की चीज, क्वेश्चन कहां से आता है इसमें? एजुकेशन जो है वो कौन सा नंबर का सस्टेनेबल गोल है? पावर्टी जो एलिवेशन है वो कौन से नंबर का है? इन्वायरमेंट कौन से नंबर का है? 17 डेवलपमेंट गोल्स को आपको लिख के और उनको अच्छे से याद कर। लिसन से मेरी बात, क्वेश्चन यहीं पे आता है। आप 17 के 17 को आपको लिखना है। लिखने के बाद उन सारे 17 गोल डेवलपमेंट जो एसडीजीज हैं सबको सीरियल वाइज याद रखना है। कौन से नंबर पे एजुकेशन है, कौन से पे इन्वायरमेंट है, कौन से पे वाटर कंजर्वेशन है, कौन से पे क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। इनका मकसद क्या है? मकसद मैंने आपको कल बहुत क्लियर बताया। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका जो एम था उसके पीछे, वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तीनों डायमेंशन पे आपको ध्यान देना है। एक कंपोनेंट क्या है? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि आर्थिक। तो कुछ यूएन ने 2030 तक क्या क्या आर्थिक जो लक्ष्य हैं वो हासिल कर लेने चाहिए।
पूरा समझ देगा कि क्या बीच में कहीं क्या बोलते हैं कट लगता है नहीं। आपने जो एक मैंने बीच में क्या छोड़ा, आप लोगों ने जो लिखने की आपकी जो एक आपने डाला था रूटीन, उसमें आपने खुद उसमें वो किया है, तो मैंने छोड़ा तो क्या हो गया। इकोनॉमिक्स में लिखा है कुछ क्वेश्चन से क्या, क्यों? लक्ष्य क्या है? तो तीन तरह के लक्ष्य आपको करके लाना है, मैं क्वेश्चन दूंगा। इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, तीनों क्षेत्रों में क्या क्या लक्ष्य हैं, ये सब रटने की चीज है, मतलब आपको याद रखना है। अगर देखो क्या है सर, जो सेंड करो उसके बारे में बता रहे हैं, चलो तो बच्चों एक दो चीज मैं मतलब जो बता रहा हूँ तो आपको याद रखनी है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था कि आप कितने ताकतवर हो और आप क्या क्या करो। इसका मतलब वो सारी चीजें आपके अंदर मौजूद है, लेकिन उसको रियलाइज करना, ठीक है, वो आपका काम है। तो जब सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हो तो उसमें एक चीज, दो तीन चीजें आपको समाहित करनी है कि एक तो आपकी जो अप्रोच, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ऐसे सस्टेनेबल स्टडी भी होती है। आज तक मैंने इस शब्द का इस टर्म का जो है उपयोग नहीं किया था, आज एकाएक मेरे माइंड में ये टर्म आया है कि सस्टेनेबल स्टडी, मतलब नेवर आई यूज, इससे पहले मैंने दोनों शब्दों को, सस्टेनेबल से डेवलपमेंट तो मैंने पढ़ा है, एग्रीकल्चर भी पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी भी सस्टेनेबल स्टडी वर्ड जो है, दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं करे। तो सस्टेनेबल स्टडी क्या है? जब आप तैयारी करते हो तो आपकी जो स्टडी है वो कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, 10 या 12 14 पढ़ लिए, कल उठने की हालात नहीं, तो वो सस्टेनेबल नहीं। आप 10 10 घंटे लगातार 8 दिन पढ़ सकते हो, 12 घंटे 8 दिन पढ़ सकते हो, लेकिन 9वें दिन फर्स्ट, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब है जिसको आप लंबे समय तक लेके, तो आपको पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ, आपके माइंड, आपकी नींद, आपकी सब चीजों का ध्यान रखेगी। तो जिस तरह की आपको जो पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो बड़ा है और समय लगता है, 2 साल 3 साल,
कई लोग तो 5-5 चांस तक टिके रहते हैं। तो लंबा लक्ष्य है, और जब लंबा लक्ष्य होता है तो एक मैराथन की जो दौड़ होती है उसमें कभी भी आप जो है ना बहुत तेज नहीं दौड़ सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद आप, जब आपको 30-35 किलोमीटर दौड़ना है मैराथन में, तो आपको इस तरह दौड़ना है कि पूरा दौड़ सको आप धीरे धीरे आराम से। मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर तो हम सबको पार कर दिया और उसके बाद हम थक के गिर गए तो लोग हमसे आगे निकले। तो आपकी जो मेहनत है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, सतत। और सतत का मतलब ये होता है कि रुकने नहीं चाहिए। और आप बीच में अगर क्वेश्चन लिखने की आदत को छोड़ दो, तो एक बार जो आपने माइंड को ट्रेन किया था उस लेवल पे लाने के लिए आपको बहुत समय लग जाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, जिन्होंने मुझे दिया था सबने बहुत अच्छा लिखा, और आप सब लोगों ने, मतलब मैं हैप्पी था इस बात को देख के कि बच्चे रिसेप्टिव हैं और इनमें वो बात है जिसकी खोज हमें है। तो आपको कोई भी ये कहने नहीं आएगा रोज रोज कि आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपसे कोई भी ये नहीं कहने आएगा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने हैं। रोज रोज मुझे या किसी की तो रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। कोई आपको रोज ये नहीं कहने आएगा कि आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो ये आपकी जो स्टडी जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, और सस्टेनेबल में लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए। दूसरा, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे कल मैंने बताया था ना, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट, मैंने इंटीग्रेटेड समग्रता की बात की थी। तो समग्रता किसमें आएगी? आप जब एक टॉपिक कर रहे हो उससे कई टॉपिक को ध्यान में रख के कर। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि जब मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें इन्वायरमेंट भी है, उसमें एसए भी है, उसमें जनरल स्टडीज भी है, उसमें सोशल इश्यूज भी है। तो आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, और ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं तो आपको इस तरह से करना है कि उसको आप कहां कहां यूज कर सकते। ये अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं हुई कि ज्योग्राफी भी शामिल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में भी है। अगर आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन सब है उसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आप ज्योग्राफी मेंस लेते हो तो इंडिया वाला जो सेकंड पेपर आता है उसमें सारी चीजें हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं वहां पे भी है, आप जनरल स्टडीज में कुछ लिखते हैं आंसर वहां भी है, इकोनॉमिक्स में लिखते हैं वहां भी है, इन्वायरमेंट में लिखते हैं वहां भी है। यानी कि एक टॉपिक, तो आपको ये कला सीखनी होगी, ये आर्ट सीखनी होगी कि एक जब टॉपिक को एक टीचर करवाता है तो उसके साथ साथ हम कितने टॉपिक को कवर कर जाए। जब किसी टीचर ने आपको मान लो जीडीपी पढ़ाया, तो जीडीपी पढ़ाने के बाद घर जाके आपको उस टॉपिक को इस तरह से तैयार करना है कि वो आपको मल्टीपल मल्टीपल यूजेस उसके हो रहे हैं, कि उस टॉपिक को आप जीडीपी का जिक्र अगर इकोनॉमिक्स से बाहर करना पड़े, ज्योग्राफी में करना पड़े, कहीं ऐसे में करना पड़े, कहीं इंटरव्यू में करना पड़े, वो डाटा आप माइंड के अंदर एनालिसिस आप करके चले कि ये चीज मुझे कहाँ कहाँ काम आने। तो आपकी जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। जैसे एक उंगली से मैं आपको मारू, फिर इस उंगली से मारो, फिर इस उंगली से मारो, और फिर ऐसे करके फिर मारो। समझे मेरी बात? तो ये पांचों उंगली जब मिल गई है तो ये एक मुक्का बना। तो अलग अलग उंगली इतना इम्पैक्ट नहीं लाएगा जितना ये मुक्का इम्पैक्ट लेके आया। इससे दांत भी टूट सकते, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये कहते क्या नाम ब्रुसली था, ब्रुसली था वो, ब्रुसली था वो एक उंगली से आदमी को मार देता था, पता है? कराटे का बादशाह था वो एक अलग बात था, वो एक स्पेशल आर्ट थी उसके पास।
लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं और आपको इनको मिला के तैयारी करनी होगी। तो जब भी कोई आप टॉपिक करते हो तो आपकी नजर इस बात को जानी चाहिए कि ये किन किन एरियाज को ये टच करे। जब मैं आपसे कहता हूं घर जाके गूगल करना है, किसी बुक से करना है, तो आपको उसको चारों तरफ से उस टॉपिक को होलिस्टिक तरीके से हर एस्पेक्ट को लेके इस पे सोचो कि अगर इंटरव्यू में मेरे से कुछ पूछ लिया जाए तो मैं इस पे कैसे जवाब दूंगा, अगर इस पे ऐसे आ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, इकोनॉमिक्स में कोई सवाल है उसको कैसे लिखूंगा, ज्योग्राफी में आ जाए कैसे लिखूंगा, एनवायरमेंट में आ जाए कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो आज के बाद आपको दोबारा ये नहीं बताया जाएगा कि आपको रोज लिखना है। इसको मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे रोज खाना खाना, तो खाना खाना नहीं छोड़ सकते हो तो आंसर राइटिंग नहीं छोड़ सकते, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ सकते, एक तो नए शब्द रोज सीखना, नए वाक्य सीखना, अपनी भाषा के अंदर हर रोज हार लाना। आज मैंने दो शब्द और नए सीखे, कोई नया सेंटेंस सीखा, कोई नई तरीके से चीजों को यूज किया, आंसर लिखने की जो मैंने आर्ट है। तो जैसे जैसे आप माइंड को खोल दोगे, आपके माइंड आपको बहुत सारे तरीके सुझाने लगे। ठीक है ना, इस दुनिया का ऐसा भी टॉपिक जिसने जिंदगी में आपने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा है, अगर मैं आपको 1 घंटे के लिए सोचने के लिए विवश कर दूं तो आप उस पर कम से कम भी 500 वर्ड हो। नहीं समझे मेरी बात? एक ऐसा टॉपिक जिससे आपने वर्षों से आपको कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं कहूँ कि 1 घंटे इस पर सोचो तो आप उस पर इतना सोच लोगे कि जितना आप उस पर 500 वर्ड लिखे। तो ये चीजें आज आपको बहुत सारी चीजें करनी थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। पहला, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड एवरीवेयर, हर एक प्रकार से और हर जगह से। अब गरीबी का जो उन्मूलन वाला है, ये क्या, ये सिर्फ पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इट इज फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक। अब ये फूड सिक्योरिटी जो है ये सोशल इश्यू में भी आएगा, ये फूड सिक्योरिटी जो है इकोनॉमिक्स में आएगा, ये फूड सिक्योरिटी ज्योग्राफी में आएगा, यही फूड सिक्योरिटी ऐसे में कहीं जिक्र करना है, और यही फूड सिक्योरिटी आपको इन्वायरमेंट में लिखना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि फूड सिक्योरिटी जनरल जीएस का टॉपिक है, कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, कि इकोनॉमी का टॉपिक है, कि सोशल इश्यू। फूड सिक्योरिटी अपने आप में, अब जब फूड सिक्योरिटी की बात आ जाए तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हमें फूड सिक्योरिटी की बात करनी है तो क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। आईएएस पढ़ने से नहीं बनते हैं, आईएएस माइंड को शार्पनिंग, जो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको बढ़ा लें, वहां से बन। आप बिल्कुल ऐसे नहीं बांध के चल सकते हो, घोड़ा बांध के चल, माइंड कुछ सोचना है। तो फूड सिक्योरिटी में भी बात करेंगे, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक, आज इस पर बात करेंगे। इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एज। वेल बीइंग, और वेल बीइंग सिर्फ इकोनॉमिक से नहीं आती, वेल बीइंग मीन्स मेंटल वेल बीइंग ऑल्सो, फिजिकल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग। और मैंने कल बताया था नीड एंड एस्पिरेशन, दो वर्ड बताया था। तो वेल बीइंग कब आएगी, जब नीड भी पूरी हो जाए और एस्पिरेशन भी पूरी। वेल बीइंग सिर्फ वेल्थ से नहीं आती। फिजिकल हेल्थ आपकी, फिजिकल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ वो खट्टा खट्टा है लेकिन दिमाग सही नहीं है।
तो आपको आईएएस बनने के लिए मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखना। इतने टेंशन में आ जाओ और उसमें चले जाओ, डिप्रेशन चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, हेल्थ को भी ठीक रखना है। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। देखो मैंने कल इंक्लूसिव वर्ड बताया था, समावेश, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्रिंस सिद्धांत बताया था ना, जब 6 सिद्धांत बताए थे उसमें से एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बात की थी। तो वो सब चीजें, वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इसमें काम आ रहे हैं कि इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटेबल भी हो और क्वालिटी हो, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हो। क्वांटिटी में क्या आएगा, इनरोलमेंट रेशियो क्या है, ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, ठीक है, फीमेल इनरोलमेंट रेशियो क्या है, हायर एजुकेशन में फीमेल इनरोलमेंट रेशियो क्या है, यूजी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे इनरोलमेंट रेशियो क्या है। आपको तीनों एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, तीनों में आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, पढ़ाई में और लर्निंग में भी अंतर। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी आदतों में लर्निंग डालो। लर्न मीन्स वंस यू, एक बार आप कुछ लर्न कर जाते हैं, जैसे मान लो आपने स्कूटी चलानी सीख ली, तो 6 साल बाद में स्कूटी चला लो, क्योंकि आपने उसको लर्न किया है। और कोई आपको बता रहा है कि पहले आप स्कूटी बैठो, इसको ऐसे करके ऐसे देना, ठीक है, बस आपको सब समझ में आ गया। कार सिखाने वाले ने बता दिया आपको कि पहले आप जो है क्लच पे पैर रखो, उसके बाद उसको ब्रेक पे पैर रखो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। लेकिन उसके बाद आपको थ्योरी समझ में आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो 21 दिन तक प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद नेक्स्ट कैसे होगा, तुम्हारे पास सेकंड हो जाएगा। अब इसका मतलब जो एजुकेशन है वो 4 नंबर पे, गरीबी 1 नंबर पे है, एजुकेशन जो है वो 4th पे है। बहुत बार सवाल आया है छोटे छोटे एग्जाम्स में कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अचीव जेंडर इक्वालिटी, empower all women and girls, ये सोशल इश्यू है। तीन तरह आप इन 17 डेवलपमेंट गोल में 3 ही चीज पाएंगे, या तो इकोनॉमिक बात होगी, या सोशल इश्यू से बात होगी, या एनवायरमेंट की बात होगी। ये किसकी बात कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी क्या है, सोशल इश्यू। अब आप कहोगे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जेंडर इक्वालिटी की क्या जरूरत है। हेलो, हाँ जी, अच्छा, है, बताओ। हाँ हाँ, आयो तुम। हम्म, नहीं आना चाहते। हम्म, चलो नहीं आना तो कोई बात नहीं। चलो 2 महीने बात करें। मेंस कब होगा, मेंस तो यार वैसे अक्टूबर नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है। सितंबर में, बचपन में, सितंबर में, सर 3 सितंबर यूपीएससी को। चलो ठीक है, पहले होता था नवंबर सितंबर में, तो सितंबर। तो जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन एम्पावरमेंट, ये सोशल इश्यू है। ह्यूमन एम्पावरमेंट अपने आप एक ऐसे का टॉपिक है, सोशल इश्यू का टॉपिक है, ठीक है। लिख लो, को बुराई नहीं, कम से कम याद हो जाएगा।
ये और चीज देखो, इसको अब इस सस्टेन डेवलपमेंट गोल की लैंग्वेज आपको अपने आंसर्स में आप बेटा, ये तो उसमें जो जहां फोटो खींच रहे हो वहां तो है ही, लिखो लिखो, उसमें तो हजारों पेज मिलेगा आपको, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो संस्कृत में एक श्लोक है ना, या कि पुस्तक विद्या परसगतम धनम कार्य काले तो समुत्पन्न न स विद्या न तद्धनम। लेकिन पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जब जरूरत पड़ती है तो काम नहीं। फिर मान लो आपको 1 लाख रुपए आपने किसी को उधार दे दिए और आपको जरूरत पड़ेगी, उसने कहा कि 3 महीने बाद दूंगा, तो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, किताबों में लिखी विद्या समय पे काम नहीं आते हैं। तो विद्या ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ हो। तो मैंने क्या कहा, आप इसको लिखो। लिखने से क्या होगा, ये वर्ड्स आप वर्ड्स को लिखोगे तो आपको, मैं आपसे क्या कह रहा था, इनमें ये जो जितने वर्ड्स है ना इसमें, ये आप अपने आंसर्स में एस से चूज कर सकते, कि आपसे तो पूछेगी क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे कि ये चीजें होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, वीमेन को एम्पावर होना चाहिए, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो ये वर्ड्स जो हैं इनको आप कभी भी कहीं भी इन सारे वर्ड्स को एज सच अपने आंसर्स में यूज कर सकते। तो ये कला भी आपको आनी चाहिए कि इस पूरा डेवलपमेंट गोल कितने आंसर बना सकते हैं अपने लिए। मैं कह रहा हूं आधी ज्यादा जीएस इसमें समाप्त हो जाएगी, ये अपने आप में अपनी, ठीक है, इंश्योर अवेलेबिलिटी। अब आप देखो जेंडर इक्वलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स को याद रखो 5 नंबर पे है हम। आपकी जो आपका जो मुद्दा है वो कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो अपना जहां आपका जिक्र है तो कम से कम आप तो सोचो कि मैं 5 हमारी जो बात की 5वें नंबर है, तो ऐसे आपके माइंड में याद रहेगा। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए 5वें नंबर में बात की गई है। 6 नंबर पे इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर कल मैंने आपसे बात की थी। सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सकता है? शाबाश, कोई बताएगा। हाँ, तो नंबर 1 तो वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शाबाश, यानी कि ये कंजर्वेशन। अब तुम्हें जो है ना ये भी आना चाहिए कि हमारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हेडिंग्स, बहुत सारे सब हेडिंग्स को ही हेडिंग्स बना देते हैं, और जबकि वो एक हेडिंग के अंदर आ सकते हैं। तो पहला है कि वाटर कंजर्वेशन। अब वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप समझ गए थोड़ा क्या समझाना चाहूँ, और आगे और कौन बताया सेकंड पॉइंट? शाबाश, एक बताया। वाटर जो जाता है सर, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? हाँ, अब क्या दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया, रिसाइकलिंग, रीयूज, ठीक है, कि आप ऐसी टेक्निक्स करें कि पानी को आप दोबारा यूज कर सकते। जैसे आप डोमेस्टिक वेस्ट गया आपका, उसके बाद उसको फिल्टर करके कहीं यूज हो जाए। और चल रहा है वो, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। रिवर्स ओस्मोसिस हो जाएगा वो, तो आपको आरो होता है, रिवर्स ओस्मोसिस है, उस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो ये आपका ये जो क्या उनका कहना है कि
जो रिवर्स है, एक बार चला था रिवर इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में चला था, लेकिन बाद में उसको डंप कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी और ये कहा गया कि ये इकोसिस्टम के लिए इकोलॉजिकली वायबल नहीं है, बहुत इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, नहीं तो मान लो एक जगह बाढ़ आ रही है, एक जगह सूखा है, अगर वाटर रिवर इंटरलिंक हो तो पानी का जो है बहाव आप बांट सकते हो। तो पेड़ा को डर नहीं लगेगा हनीकूंड से पानी निकलेगा तो कहां जाएगा, ये आप ऐसे एरिया में भेज सकते हो जहां पानी कम है। ठीक है, और सेवा से कौन बताएगा, लगाओ दिमाग। कंजर्वेशन ये दिस इज पार्ट ऑफ, जब आप कंजर्वेशन लिखो, मैं आपको इस बता रहा हूं कि आपका ब्रॉड हेडिंग्स हो जाए और ब्रॉड हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, चेक डैम्स बना सकते हो, इसको वाटर, उसके लिए कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, उसके लिए वर्ड क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट। ये अपने आप में टॉपिक है, वाटर शेड, SHED, वाटर शेड मैनेजमेंट, जल प्रबंधन का एक तरीका है। तो वाटर शेड मैंने शायद आपको बताया था, राजेंद्र सिंह का जिक्र किया था मैंने आपको, जल पुरुष, उसने क्या किया था, इंडिया में 70s के आसपास, 75 के आसपास सरकार ने वाटर से मैनेजमेंट पे बहुत काम किया था। अब देखो गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांवों में छोटे छोटे चेक डैम्स बने पड़े हैं आज भी, कोई स्कीम चली हुई। वाटरशेड क्या है कि एक ऐसा कैचमेंट एरिया है जहां से पानी बह के आता है, आपको पता चला कि पानी सारा यहां से बह के यहां आता है, तो उस जगह पे आपने एक शेड बना दिया, एक दीवार बना दी जो उस पानी को बहने से रोक के वहां पे एक पानी भर जाएगा। तो वाटर सिस्टम से क्या फायदा होगा, वहां पे जब पानी रुकेगा तो वहां पे रिचार्जिंग होगी, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी। जो जमीन में ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें पानी स्टोर होता है, उनको एक्वीफर्स कहते हैं, पानी को संग्रहित करने वाली चट्टानें। एक्वा जो वर्ड होता है पानी के लिए होता है, तो एक्वीफर्स ऐसी चट्टान होती हैं जो पानी को जमीन के नीचे संरक्षित करती हैं। तो जब आप वाटर शेड को बना देते हैं तो पानी जो सिपिंग करके नीचे चला जाता है। दूसरा फायदा क्या होगा कि आसपास एक लोकल इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, वहां पे पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे, पक्षी आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स आना शुरू हो जाएंगे, खरगोश है, हिरन है, बहुत सारे। अब पानी, जहां पानी होगा वहां आपको एक लोकल इन्वायरमेंट मिल जाए। तो एक तरीका है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कंजर्वेशन में। मैंने आपको बताया था कि वाटर का हमें कैसे, एक तो वाटर को कंजर्व करना है, दूसरी उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, यूज एफिशिएंसी। मैंने कल आपको बताया था ना, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे, आप पानी को जो है कैसे यूज करते हैं, आपकी इरिगेशन प्रैक्टिस कैसे है, आप कारखानों में कैसे पानी यूज करते हैं, आप घरों में पानी कैसे यूज करते हैं, ये सारी आपकी प्रैक्टिस है। वाटर के लॉस को चेक करना है, पानी अगर बह के जा रहा है उसके लॉस को, ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस होता है, तालाब में कहीं पानी भर गया खुला है तो उड़ जाएगा, तो आपने उसको ढक दिया तो उसका लॉस कम हो जाएगा। तो आपको लॉसेस चेक करने हैं आप वाटर का, तो इसको आप कहते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ऐसा वाटर मैनेजमेंट जो लंबे समय तक चल सकता है। उसके बाद इंश्योर एक्सेस। अब वाटर, आपसे सिर्फ वाटर कंजर्वेशन की बात, वाटर मैनेजमेंट की बात 6 नवंबर में की है। एक्सेस टू अफोर्डेबल, रियलेबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो एनर्जी की जो बात की गई है, ऊर्जा संरक्षण की जो बात की गई, साफ मतलब है इंश्योर एक्सेस। एक्सेस का मतलब पहुंच से होता है, एक्सेस का मतलब
पहुंच, अफोर्डेबल जिसको आप वहन कर सकते। अफोर्डेबल समझते हो? जो चीज महंगी है हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सब वाला एप्पल का फोन अफोर्डेबल नहीं है, सैमसंग वीवो का अफोर्डेबल अगर होते हो, ठीक है। अफोर्डेबल यानी कि ऐसी एजुकेशन, सॉरी ऐसी एनर्जी जिसमें पैसा कम खर्च होता हो। रिलायबल, रिलायबल क्या होता है? जिसपे विश्वास करके कर सकते, टिकाऊ। और सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी। मॉडर्न एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और आप उसकी बात करो न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी यूज करते हैं। ये ऐसे सोर्सेज हैं जो खत्म नहीं होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। एनर्जी के दो सोर्सेज हैं, एक तो ऐसे जो खत्म होने वाले हैं, एक जो है नहीं खत्म होने वाले। अब आपको जो एनर्जी को कंजर्वेशन करना है, तो आपको क्या करना है? ऐसे सोर्सेज की तरफ जाना है जो खत्म नहीं होने वाले। और खत्म नहीं होने वाले कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर एनर्जी है। तो आप, हम जैसे आप 1, 2, 3 एग्रीमेंट या न्यूक्लियर एग्रीमेंट हम क्यों करना चाहते थे? हम बम नहीं बनाना चाहते, हम यूरेनियम क्यों चाहते हैं? ताकि हमें यूरेनियम मिल जाए तो हम एनर्जी, जैसे फ्रांस बहुत डेवलप्ड है न्यूक्लियर एनर्जी में, तो हम कहीं भी नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे पास यूरेनियम के सोर्सेज नहीं है, और हमें यूरेनियम मिलना बहुत मुश्किल है जब तक हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसके साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं हो। ठीक है, तो हमें बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए, लेकिन हमें देते से नहीं, कोई क्या पता तुम बॉम्ब बना लो। तो हमें जियोथर्मल एनर्जी एक नया एनर्जी है, जो जमीन की जो हाई टेम्परेचर है उससे भी एनर्जी जनरेट हो सकती है। विंड एनर्जी तो आपने पढ़ी है। सोलर एनर्जी आजकल प्रचलन चल रहा है, सोलर पैनल आप लगा रहे हैं। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात आए, तो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें मूव करना है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं। रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जिनको किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनको नहीं किया जा सकता। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये एक बार गए तो गए, इनके भंडार खत्म हो जाएंगे। लेकिन सनलाइट का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। आठवां, प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो आप ऐसा नहीं कि 2022-23 में तो हमने 10% ग्रोथ कर दी, उसके बाद 2% 3%, 4% पर चलते रहेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब यह है कि 5% पे ग्रोथ करो, लेकिन आने वाले 10 साल में 5% की ग्रोथ को मेंटेन। लेकिन ये नहीं कि एक साल तो 10% पे कर ली ग्रोथ, उसके बाद फिर 2 तक भी नहीं कर पाए। तो सस्टेनेबल ग्रोथ ऐसी, जीडीपी ग्रोथ ऐसी होती है कि वो कई लंबे समय तक आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, टिकाऊ ग्रोथ होती है। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क फॉर ऑल। डिसेंट काम नहीं चाहिए, डिसेंट काम चाहिए। डिसेंट का मतलब जो लोगों को लगे कि उनके मन के मुताबिक। डिसेंट अर्निंग का मतलब ऐसी अर्निंग जो आपको अच्छी जिंदा रह सके, तो ऐसा काम जिसे लोग करने करने को पसंद करें। तो डिसेंट वर्क देना है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कैसा है? भाई मान लो एक खेत, एक घर है, उसमें 5 किले हैं और 5 भाई, और 500 के 500 उसमें लगे हुए हैं, और उस खेत में एक आदमी से काम चल रहा है। इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉयमेंट को, जैसे एक घर में एक दुकान है, उस दुकान पे दादा बैठता है, फादर बैठ जाता है, और बेटा बैठ जाता है। ऐसा देख के ऐसे दुकान देख क्यों गया? तो लगता तो दिखने में तो लगता है कि तीनों एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में तीनों एम्प्लॉयड
ऐसे एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिक्स में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का दिखता तो है लेकिन एम्प्लॉय है नहीं, यानी कि 3 दुकान हो, जब तो सबको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो सारे घर के आदमी अगर एक ही दुकान में लगे हुए हैं, एक ही काम में लगे हुए हैं, 5 खेत में 500 10 पूरा परिवार लगा हुआ है, तो दिखता तो ऐसा कि सब लोग काम कर रहे हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव नहीं है कि जितने 5 आदमी जितना प्रोडक्शन होना चाहिए पैसे का उतना प्रोडक्शन बिल्डिंग इस वर्ड बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलियंट समझते हो क्या हो? इस वर्ड को लिखो और इसको यूज किया हिंदी वाले को। अब तुम्हारा कोई धर्म नहीं, मतलब तुम्हारी कोई लैंग्वेज नहीं, मतलब तुम सब है लैंग्वेज सेकुलर बनना है, लैंग्वेज में भी सेकुलरिज्म लाना है। मैं हिंदी का हूं तो अंग्रेजी के वर्ड क्यों करूं, और अंग्रेजी वाला तो हिंदी के वर्ड क्यों करूं, तो आपको लैंग्वेज में सेकुलर बनना, ठीक है? आपको दोनों लैंग्वेज पे इक्वल कमांड हो जानी चाहिए। और रेजिलियंट, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बताओ रेजिलियंट का मतलब क्या? हिंदी देखो इसकी क्या है, लचीला। और कोई भी होगा, एक आधा वर्ड और भी होगा, है तन्य, कोई आता रेजिलियंट स्थापक, है स्थिति स्थापक, स्थापक। देखो कितने बड़ा है करके हैं। रेजिलियंट का मतलब ये होता है कि जो वक्त के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्टेबल तरीके से। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट है। अगर 2008 में जब वर्ल्ड में रिसेशन आया था ना, दुनिया में ग्लोबल रिसेशन कब आया था? 2008 में आर्थिक मंदी आई थी ना दुनिया में, 2008 में आया था। भारत उससे उससे बच गया था, उतना असर भारत पे नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि भारत की जो इकोनॉमी है, जो अर्थशास्त्र, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रेजिलियंट है, यानी कि लचीली है, यानी कि वो छोटे मोटे झटके झेल जाती है। अगर लचीला होता है तो थोड़ा सा नीचे हो जाए, फिर थोड़ा मतलब में लगती है ऊपर। और मान लो कोई सॉलिड है तो बस सॉलिड चीज को तोड़ने में ताकत लगती है, लेकिन एक बार अगर तोड़ दिया जाए तो उसी शेप में नहीं आता है। लचीली चीज को नीचे करने में ताकत नहीं लगती, लेकिन वो एक बार नीचे करने के बाद छोड़ दे तो वापस आ सकती। तो आपके जो कुछ कुछ आप में से ऐसे बच्चे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, 2 तरह की दुनिया में। कुछ लोग इतने कठोर होते हैं कि वो उसके स्थितियों से परिस्थितियों से, लेकिन एक बार अगर टूट गए तो बिखर गए, हमें वापस नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उसमें वो विचलित तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे वो प्रॉब्लम गई वापस पाना। जैसे आपकी पढ़ाई मान लो एक बार गड़बड़ हुई, आप गिरे, गिरने कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत उठे। लेकिन कुछ लोग ऐसे गिरते नहीं है, लेकिन गिर के तभी उठेंगे, तो रेजिलियंट ये इकोसिस्टम में भी आता है रेजिलियंट। तो उसके लिए अमेरिका में एक रेडवुड फॉरेस्ट, रेडवुड है, वो रेडवुड जो है वो फायर रेजिस्टेंट है, यानी कि वो वुड जो है उसमें आग बड़ी मुश्किल से लगती है, लेकिन एक बार उसमें अगर आग लग जाए तो उस फॉरेस्ट को वापस बनने में 500 वर्ष लगे। एक ग्रास लैंड है, ग्रास में आग लगना बड़ी आसानी से है, थोड़ी देर के बाद पूरा ग्रास लैंड राख में बन जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद बरसात आने के बाद दोबारा से राख में बन जाएगी। घटेंगे हो, लेकिन उस फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बनने में, यानी कि फॉरेस्ट जलेगा बहुत मुश्किल से, लेकिन एक बार जल गया
तो उसको दोबारा से उस स्थिति में पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। तो रेजिलियंट स्टेबिलिटी जो है, एक तो दो वर्ड आते हैं, एक तो रेजिस्टेंट स्टेबिलिटी आता है। रेजिस्टेंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी को कितना भी डांट लो टूटेगा नहीं। जिसकी रेजिस्टेंट स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रेजिलियंट स्टेबिलिटी कम होती है, और जिसकी रेजिलियंट स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंट स्टेबिलिटी। कई बच्चों को, कई लड़कियों को आप डांट दो बस, लेकिन थोड़ा प्यार से बोल दो उस वो रेजिलियंट बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही उस समय पास हो जाएगा वो दोबारा से अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। कुछ एक है बड़े सॉलिड है, बस फिर वो फांसी खाएंगे, मतलब घर छोड़ देंगे या लड़के लड़की दोनों के लिए। लड़कियों किसी लड़की जल्दी हो जाता, तो कुछ लड़कियां हैं मान लो थोड़ा बहुत घर में कह दिया, माँ ने डांट दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लो किसी दिन वो ठान लिया कि अच्छा छोड़ चलते हैं, छोड़ दो, यानी कि वो वापस नहीं। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट इकोनॉमी है, तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। लचीली अर्थव्यवस्था जो है लचीली होनी चाहिए। प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो तीन चार वर्ड है बार बार आते हैं, और इसको इनको आप मन में बिठाना। सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, ठीक है, और प्रोडक्टिव, ठीक है, अफोर्डेबल, रिलेबल, रेजिलियंट, ये ऐसे शब्द हैं जो आपके तर्कस में होने चाहिए और तुरंत निकाला कौन सा चाहिए लोग, ठीक है, कि कहाँ रेजिलियंट लिखना है या सारे इसमें फिट हो रहे हैं। तो ये जब सारे वर्ड लिख दोगे तो एग्जाम को लगेगा कि बच्चे के पास कुछ इसके पास है। आपने लिख दिया रेजिलियंट इकोनॉमी, इंडिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ द रेजिलियंट इकोनॉमी, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में पता है कि इकोनॉमी कैसे डेवलपमेंट के लिए रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने लिख दिया यहीं से पढ़ गए तो सामने वालों को नहीं पता है कि आपको कितना पता कितना, लेकिन आपने तो वर्ड यूज कर दिया, अंडरस्टूड। आपने लिखा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। आपको इसका मतलब क्या कहोगे कि आप तो जानते हो, यानी कि फोस्टर, फोस्टर का मतलब प्रमोट से ही है। इनोवेशन, जैसे मोदी जी कहते हैं नवाचार, तो चीजों को नयापन करने के लिए। भाई तो Tenth, reduce inequality within and among। अब दो चीजें इस यहां से आपको दो क्लिक करनी है। जब इक्वलिटी को हटाना है तो कहां से हटाना है? विद इन एंड अमंग। विद इन का मतलब क्या है? एक ग्रुप, एक जैसा ग्रुप है, ठीक है, समझो मेरी बात। जैसे एक क्लास है, उस क्लास के अंदर क्या हुआ? विद इन। दो क्लासेस, 10 क्लास के बीच में क्या होगा? अमंग। तो आपको इक्वलिटी, इनइक्वलिटी यानी कि असमानता को खत्म करना है विद इन कंट्री के अंदर भी और सारी कंट्रीज के बीच में। तो यहां से आपको जो वर्ड उठाना है, जब भी कभी आपको इनइक्वलिटी के बारे में लिखना हो तो आप सीधा लिख मारो, देयर इज ए अर्जेंट नीड टू रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन एंड अमंग द ग्रुप्स कर दो। अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो आप कंट्री को हटाओ, ग्रुप लिख मारो। समझे मेरी बात? इट इज द आर्ट हाउ यू कैन यूज द वर्ड्स, ठीक है। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेंटिमेंट
सेटलमेंट से इंक्लूसिव। अब सोचो तुम, ग्रोथ भी इंक्लूसिव हो, सेटलमेंट भी इंक्लूसिव होना चाहिए। सेटलमेंट का मतलब बसावट। जैसे ज्योग्राफी में पूरा टॉपिक है सेटलमेंट, पूरा एक चैप्टर है। किस तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, सेटलमेंट के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ठीक है। सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, समावेशी होने चाहिए। जैसे मैंने कह बताया कि बहुत पैसे वाले लोग ऐसी जगह रहते हैं जब बाढ़ कभी नहीं आती, और गरीब बस्ती इमारत के साथ थोड़ी बरसात होने के बाद निकल जाती। तो ऐसे सेटलमेंट्स अगर हैं तो इंक्लूसिव का मतलब होना चाहिए हर एक बंदे को सही जगह रहने का। बहुत सारे जो भी हमारे यहाँ चपरासी हैं, बहुत सारे हैं, किसी का फर्ज दस गया, क्यों नहीं आया भाई करो, सर मेरी किसी दुआ कर दी बाय साइड, किसी टीचर ने शिकायत नहीं की कि मेरे घर का फर्ज दस गया या मेरी दीवार गिर गई, ये इसने शिकायत की जो हमारे पास जो गाड़ी मजदूर है उनकी दीवारें गिरती है, उनके फर्ज, क्योंकि उनका जो सेटलमेंट है वो इंक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव समावेशी होना चाहिए, सबको रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। अब सोचो, देखो सिटी भी रेजिलियंट होनी चाहिए, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सिटीज भी रेजिलियंट होनी चाहिए, सिटीज भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब आप सस्टेनेबल जो वर्ड है वो हाँ आप लगा सकते, जिसको थोड़ा अच्छा बनाना उसको सस्टेनेबल, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब ठीक है। 12 इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन पैटर्न्स। आप सोचो सस्टेनेबल कंजम्पशन क्यों है, प्रोडक्शन पैटर्न्स। कंजम्पशन पैटर्न्स का मतलब क्या है कि एक आदमी के घर में 5 किलो सेब आ रही है, 4 ऐसे चल रहे हैं, एक आदमी के घर में एक छोटा सा बल्ब भी जलने में बड़ी मुश्किल है, और सब्जी भी नहीं आ रही है, नहीं समझ में लगता। अमीर आदमी का जो कंजप्शन पैटर्न, कि एक अमीर आदमी जिसके घर में 4 एसी चलते हैं, कम से कम 100-150 झुग्गी झोपड़े बराबर बिजली को जला दो। उसके घर में जितने फ्रूट आते हैं, बच्चा आया उसने लगाया, उसके बाद नहीं मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, सब फेंक दिया। एक गरीब का बच्चा है जिसको सिर्फ महीनों में, साल में, त्योहार पे या कोई रिश्तेदार ले आया गंदगी से, वो तब मिलती है। एक घर में सब्जियां बिकती हैं, 4 सब्जियां बिकती है घर में, एक सब्जी 3 टाइम चलती है, या एक बार बनती नहीं है। तो ये कंजप्शन जो पैटर्न है, अगर ये सस्टेनेबल नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, तो कभी भी आप सस्टेनेबल नहीं। तो सभी को मिले, एनर्जी कंजप्शन है, मिल्क जो है, अब जैसे पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम वो बहुत ही गलत बताता है। जैसे आप पूरी जनसंख्या ले ली, टोटल नेशनल इनकम नहीं, डिवाइड कर दो, इसका मतलब ये थोड़ी सबके हिस्से बराबर बराबर आ रहा है, समझे। जैसे पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन, तो कुछ घर तो ऐसे जिनको चाय काली पीते हैं पूरी साल को, कईयों के घर में दही भी जमता है, रबड़ी भी बनती है, दूध भी पीता है बच्चा। तो एक परिवार 5 किलो दूध लीटर दूध लाता है, लेकिन जब पर कैपिटा निकालेंगे सबके सबके हिस्से में 500 है, मतलब 500 ml यानी कि लीटर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को मिल रहा है। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो बरगलाने वाले होते हैं, जिस पर कैपिटा बात हो जाती है वहां पे सही चीजें नहीं हो सकती। प्रोडक्शन पैटर्न्स भी सस्टेनेबल होने चाहिए। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। 13वां याद रखना है, क्लाइमेट चेंज की बात कहां, इसमें 17.5 17 में सवाल नहीं आया।
एजुकेशन पे है, पहले पावर्टी की बात हुई, फिर 4 पे, 5 पे हुई, ठीक है। ऐसे ही अब जो है 13, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इफेक्ट। तो आपसे कोई पूछेगा क्लाइमेट चेंज जो है वो कौन सा सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, तो अब कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन प्रोडक्शन पैटर्न बार होगा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी। अगर भाई कोई एग्जाम्पल तो आपसे दुश्मनी है पूछे, रीजन है मेरी बात। अब आप सोचो इस 17 में भी कौन कौन से हैं तो बिल्कुल टिक पे रखने हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए कौन से नंबर पे है, डजंट मैटर, दैट इज योर पॉइंट। इसलिए 13वां है, आपको याद हो कि क्लाइमेट चेंज की बात कहां तक की है, 13, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट कॉम्बैट जो वर्ड है वो एक तरीके से इस चीज का सामना करना, कॉम्बैट का मतलब इससे सामना करना, लड़ाई के लिए भी आ जाता है। तो हमें क्लाइमेट चेंज के साथ कॉम्बैट करना, कंजर्व सस्टेनेबली यूज द ओशंस। अब ओशंस को कंजर्व भी करना है और ओशन का सस्टेनेबल यूज करना, ओशंस को बर्बाद नहीं करना। बहुत सारा कूड़ा कचरा नाले ओशंस में जाते हैं, तो नहीं करना। सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैरीन रिसोर्स अपने आप में एक टॉपिक, गिव एन अकाउंट ऑफ मैरीन रिसोर्स इन इंडिया, क्वेश्चन। अब आप ये ज्योग्राफी क्वेश्चन भी है, ये जीएस का भी है, ये इकोनॉमी का भी है, तो सामने वाला किसमें पूछे, तो आपको जो मैरीन रिसोर्सेज को अकाउंट करना है, तो थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया में कोस्टल लाइन कहां कहां है, फिर ज्योग्राफी भी आ जाएगी। फिर आपको पता होना चाहिए इंडिया में कहां कहां मैरीन टच है, तो पूरा जो आपका जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इंडिया के उस हिस्से को नीचे बना पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर फ्लैटिन, पेनिनसुलर। पेनिनसुला एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीनों साइड से समुद्र से घिरा होता है और एक साइड से लैंड से, समझे। पेनिनसुला वो क्षेत्र होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा है और एक साइड से लैंड। तो इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा जो आप बनाते हो, वो 3 साइड तो पानी है, ऊपर की तरफ लैंड। जो वो नीचे का जो इंडिया है वो ओरिजिनल इंडिया है। मेरी बात, सबसे पुराना भारत है वही है ये, जहां हम रह रहे हैं तो बहुत नया है, जो अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी जो फॉर्मेशन है वो लावा फॉर्मेशन, उसकी जो फॉर्मेशन वो किससे बनी है, लावा से। इसलिए वहां की जमीन, वहां की मिट्टी काली है, जो ब्लैक सॉइल्स है, वहां पे जो भी कुछ है वो सोयल की जो प्रोफाइल है इतना गहरा नहीं है, मतलब नहीं है कि वहां पे नीचे बेस है, वहां पे रॉक्स है। तो जो लावा जो सॉलिड है इंडिया का पोर्शन वो पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। हाँ, प्रायद्वीपीय, हाँ, जो प्रायद्वीप है वो ओरिजिनल भारत, ठीक है। और जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ता गया तो बीच में टिथित सी था जहां पे बहुत सारा कचरा पड़ा था, उधर यूरेशियन प्लेट थी, इधर ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें भारत का ये वाला हिस्सा भी शामिल था। किसने उधर मूवमेंट किया, बीच में जो कचरा था उससे हिमालय को,
और हिमालय और प्लेटू के बीच में बहुत साल तक, लाखों सालों तक नदियां बहती रही, कचरा लाती रही, उन बीच के हिस्से में भर दिया। इसको आप क्या कहते हैं? मैदान, प्लेन्स। हिमालय, हिमालयन रीजन हो गया आपका, ठीक है, प्लेन्स हो गए और प्लेट्यू हो गया। तो सबसे पुराना भारत प्लेट्यू, उसके बाद हिमालय, और सबसे यंग कौन है? प्लेन्स। ज्योग्राफी की भाषा में सबसे यंग कौन है? प्लेन्स। सबसे बाद में कौन बने? मैदान। तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कभी तो हिमालय का ओरिजिन ऑफ हिमालय है, अपने आप में क्वेश्चन आता है हिमालय का ओरिजिन कैसे है, ठीक है। तो मैरिन रिसोर्सेज लिख लोगे, इंडिया की कोस्टलाइन याद होने से कौन कौन से बड़े बड़े पोर्ट्स उसमें हैं, कौन कौन से फिश वाले सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे मैनग्रूव्स हैं। मैनग्रूव्स अपने आप में एक टॉपिक, कोरल रीफ्स अपने आप में एक टॉपिक है ज्योग्राफी में। आपको पढ़ना है सारे विश्व, उनके बिना पीछे छुड़ेगा नहीं। मैनग्रूव को पढ़ना ही पड़ेगा, कोरल रीफ को पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में सामने आपको आता है, ठीक है। मैरिन रिसोर्सेज सोचो दिमाग में। अब तुम इसी वक्त 200-300 वर्ड तो आप लिख दोगे मैरिन रिसोर्सेज, अगर आप बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया और आपको डायग्राम करना क्या लिखना, ठीक। कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, ये तो हो गया। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। दो तरह के इकोसिस्टम, एक तो टेरेस्ट्रियल होते हैं जिसको बोलते हैं जमीन, टेरेस्ट्रियल का मतलब भूमि से, टेरेस्ट्रियल का मतलब लिख लो टेरेस्ट्रियल को, आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए, इसका मतलब ही हो। कोई हिंदी का बच्चा मेरी क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। जब आप अफसर बन रहे हो तो अंग्रेजी बोलनी, फिर वो हर भजन वाले अंग्रेजी बोलेगा। हरभजन सिंह वाला सुना है? तो कहीं पार्टी में गया, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आई, तो उसको अंग्रेजी में कहना था कि कोल्ड ड्रिंक को रख दो, तो उनका सिर्फ का कोल्ड ड्रिंक ऐसा, तो वो सिर्फ तो लड़की बैठ गई, बोल रहे यू नॉट सिट, कोल्ड ड्रिंक सिट। अब सोचो बिना अंग्रेजी आए भी आप मिलेनियर हो सकते हो, नहीं? एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो रखी है, जो कभी नहीं पढ़ते। एक चीज वो बड़ा कर, जो बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं जरूरी नहीं कि बहुत होते जाएंगे, पढ़ने में और विकास में दोनों में कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं। पढ़ने के साथ साथ आपके ऐसे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो आने वाले समय में या आपको बड़ा हंसी हो गई, ये आदमी हो गया, सबसे पीछे बैठता था, इसने कभी किताबों का दर्शन नहीं किए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि पढ़ने से आईएएस, सिर्फ पढ़ने से आईएएस नहीं। तो सबसे पढ़ाकू होते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, फिर थोड़े कम पढ़ाकू होते हैं एमबीए जाते हैं, एमबीए वाले जब ह्यूमन रिसोर्स जाते हैं डॉक्टर और इंजीनियर से काम करते हैं, उससे उससे कम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले बेचारे मेहनत करके आईएएस बन जाते हैं, तो फिर एमबीए वाले आईएएस के नीचे काम करते हैं, आईएएस के नीचे डॉक्टर इंजीनियर काम करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ते थे।
फिर जो बिल्कुल नहीं, थोड़े 10 8 रुपए छोड़ दिया, वो नेता बन जाता है। तो नेता के नीचे आईएएस काम करता है। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो स्वामी जी बन गए। अब स्वामी जी पर पॉलिटिशियन भी आता है उसके पास, आईएएस भी आता है, इंडस्ट्री भी आता है। क्या देंगे अपना। तो जो मम्मास बॉय होते हैं या मम्मास गर्ल ऐसे होते हैं, जो सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, थोड़ा सा अगर आप ऐसे हैं थोड़ा बाहर आए, मम्मी में भूख लग रही, एक समोसा खा लूं, ऐसे बची हाँ। तो जब आप घर से बाहर होते तो स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजंस, थोड़ा लीक से हटके भी चलना आना चाहिए। तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो आपकी ग्रोथ को डिपेंड है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों। तो आप कितने पढ़ते हैं, कई पढ़ाकू तो सिर्फ टीचर ही बन के रह गया और बिना पढ़े वाला आगे निकल गया। तो आपको जो आईएएस बनना है तो बहुत घंटों तक घर में बंद रह के पढ़ने वाला ही आईएएस बनेगा ऐसे नहीं। ठीक है, थोड़ा टैक्टिकल भी होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट भी होना चाहिए, थोड़ी सी चालाकी भी आनी चाहिए, नहीं सब सारे गुण थोड़े थोड़े आने चाहिए। बिल्कुल सीधे सीधे लाइन पे चलने वाले बहुत भोले वाले बच्चे भी हैं, भोले बच्चे बनोगे तो बहुत मुश्किल। गलती से बन भी गए तो फिर सर्वाइव होना बहुत मुश्किल। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है, चालाकी भी सीखना है, थोड़ा बहुत स्मार्ट सा झूठ बोलना भी सीखना है, आर्ट ऑफ सेइंग नो भी सीखना है, कब ना कहना है कब हाँ कहना है, ऑल एस्पेक्ट्स है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दो टाइप, एक तो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल, इसमें फॉरेस्ट आ गए, आपके डेजर्ट्स आ गए, माउंटेन्स आ गए, ये सारा जो जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है वो क्या कर रहा है, जिसको बायोम्स आप कहते हैं, टुंड्रा बायोम, ठीक है, सवाना, ये सब पढ़ना पड़ेगा, टुंड्रा, सवाना, मेडिटेरियन, तो सारे पढ़ने पड़ेंगे कितने टाइप के बायोम्स होते हैं। बायोम क्या होता है, इस बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसका क्लाइमेटिक कैरेक्टर एक जैसा होता है। जैसे टुंड्रा है तो ठंडा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार जिक्र आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लिख लो इन सब उसको। उष्ण कटिबंधीय कितना मुश्किल है, देखो उष्ण कटिबंधीय वन, एक सीधा एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आप बताओ कौन सा आसान, हिंदी आसान है, उष्ण में से ज्यादा बनाओ, नया बनाओ, और कटिबंध में कै टी और बै आधा और नए, कितना टाइम खाता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बड़ा आसान से, तो कोशिश करो अंग्रेजी में अगर लिख सको तो ज्यादा बेटर, ठीक है ना, आसान है खास। तो ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रख, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में जो भी क्षेत्र आते हैं वो सारे ट्रॉपिकल रीजन। 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, उसमें जो जो भी आ जाता है। अब इंडिया कहां शुरू होता है, 8 डिग्री शुरू होता है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है, इसका मतलब थोड़ा सा फर्क का हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है। दुनिया के सबसे ज्यादा बरसात वाले जगह कौन से हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, जहां दोपहर के बाद रोज बरसात होनी होनी है 12 महीने तक। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलेगी, इन्हीं में, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को देखो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे बायोडाइवर्सिटी घटती चली जाएगी, क्या ट्रेंड है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करोगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, रेनफॉल भी डिक्रीज होता चला जाएगा। फॉरेस्ट डिक्रीज होता चला जाएगा,
सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेजन की फॉरेस्ट कहाँ है? ट्रॉपिकल, जिनको क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। अमेजन के फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा घने वन अमेजन जो रिवर है उसके पास, जो साउथ अमेरिका में। तो ये सारे चीजें जो पोलर रीजन है वो घूम रहा है। तो समझो 60 से लेकर 90 तक, 60 डिग्री से लेकर 90 तक जितना भी है, ऊपर ऊपर का धूप पड़ रहा है। एक तो एक अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम समझ में आ गए, जो जमीन वाले इकोसिस्टम, और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाले, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, नाम उसके लिए लिखा है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और अगर हिंदी में अगर कितना बढ़िया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इजी टू राइट, इजी टू रिमेम्बर। एक्वेटिक दो टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरीन वाटर इकोसिस्टम। एक्वेटिक कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक तो फ्रेश वाटर, एक मैरीन वाटर। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जो मैरीन नहीं होते। फ्रेश का मतलब तालाब का पानी फ्रेश वाटर, नदी का पानी भी फ्रेश वाटर, ग्लेशियर का पानी भी, यानी कि जो सैलिन नहीं है, यानी कि जो जो समुद्र का पानी नहीं है, उसको छोड़ के सारा पानी फ्रेश वाटर। लवण नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेश वाटर होने के लिए क्या होना है? लवण, सॉल्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि समुद्र का पानी मैरीन है और उसको छोड़ के सारा पानी फ्रेश वाटर। समझिए, कभी भी फ्रेश से परेशान हो जाओ कि कोई कहेगी पॉन्ड वाटर ना फ्रेश नहीं है, बोट में पानी फ्रेश है। तो ज्योग्राफी की भाषा में नदी, तालाब, कुएं, बाड़ियां, ग्लेशियर्स, ये सब क्या है? ग्राउंड वाटर, सब फ्रेश वाटर रिसोर्स। तो जब जब वाटर की बात आती है तो सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? जब कंजर्वेशन की बात आती है तो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि मैरीन वाटर की जो प्रॉब्लम है ही बहुत बड़ा अपना 78%, 71, हाँ उल्टा हो गया, बहुत दिन हो गए, 23% कितना है उन्होंने। तो पूरा 70% से ऊपर पूरा मैरीन वाटर है, उसकी तो कंजर्वेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो उल्टा प्रॉब्लम किसका है? भाई टोटल वाटर रिसोर्सेज का 1% ही फ्रेश वाटर है। इस दुनिया में जितने टोटल वाटर रिसोर्सेज हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 1% फ्रेश वाटर है, 99% नहीं। वो आपकी पहुंच से बाहर है। दुनिया के 1% वाटर की लड़ाई है। जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की ही बात करते हैं। एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर फाइनाइट रिसोर्सेज। अगर आपने पहली लाइन लिख दी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर फाइनाइट रिसोर्सेज। फाइनाइट का मतलब सीमित। अब सोचो, जो सीमित है इसलिए कंजर्व करना है, गेट इट और नॉट? वे जो संरक्षण जरूरत किसको है? जो सीमित। अगर आपने पहली लाइन लिख ली वाटर कंजर्वेशन में कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर द फाइनाइट रिसोर्स, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी अंदर को, यस दैट्स व्हाई देयर इज अर्जेंट नीड टू कंजर्व रिसोर्स, इसलिए जरूर। सेकेंड लाइन। तो आपका जब एग्जाम में पढ़ेगा उनको एक समझ में आ जाएगा किस बच्चे को फेयर आइडिया। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एक्वाटिक रिसोर्सेज हो गए, फ्रेश वाटर एंड द मैरीन वाटर रिसोर्सेज, दो टाइप के। क्लियर? कोई शक?
फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आपने कॉपी, डेजर्टिफिकेशन में आपने कॉपी, मरुस्थलीकरण, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, बरसात कम हो रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। और मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल की क्या पहचान है, जब वेजिटेशन बहुत कम होती है, जहां रेनफॉल कम होता है, ठीक है, जहां की सोयल जो है सैंडी होती है, जहां टेम्परेचर दिन में हाई होता है, रात में बहुत कम होता है। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन के साथ साथ सब हो जाए, क्योंकि फॉरेस्ट बरसात लाने के लिए बहुत जरूरी है, वो विंड ब्रेक की तरह काम करते हैं। तो जैसे मानसून आ रहा है, वो खड़े हैं बीच में, उसको टकरा के पानी देते हैं। ठीक है, फिर जब मानसून आता है तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, ऐसे वाला, एक तरफ कौन है, अरे नहीं यार, दो तरीके, एक तो इधर वो है ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इधर है, ईस्टर्न घाट इधर है। मानसून आते निचोड़ को पूरा लेता है वेस्टर्न घाट, तो वहां टकरा के मानसून दो, उसकी दो ब्रांच बन जाती है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो भागों में टकरा, पेनिनसुला है भारत का, उसको टकरा के मानसून दो भागों में बट जाता है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो थोड़ा बहुत जो ये जो बे ऑफ बंगाल जो अरेबियन सी ब्रांच है, उसका जूस तो कहा निकल जाता है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट में। इसलिए केरला, साइलेंट वैली, सबसे ज्यादा जो आपका डाइवर्सिटी का सेंटर है वो कौन है, वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वहां पे बहुत बरसात होती है, बहुत जंगल होते हैं, और पूरा जूस निकलने के बाद धीरे 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 जाती है राजस्थान तक, पहुंचते तक कुछ बचता नहीं। तो ऐसे कि आप में 2-4-5 लाख पड़े थे, बीच में थप्पड़ मार के लूट लाट लिया और आपके जेब में 1000-500 छोड़ दिए कि आगे काम है। तो मानसून के साथ यही होता है कि राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले कुछ रहता नहीं है। इधर तो मानसून आती है, वो सीधी मेघालय में जाती है, और वहां पे गारो, खासी और जैंतिया 3 हिल्स हैं, उनके नाम के पीछे उनकी ट्राइब्स का नाम भी है, और उन तीनों हिल्स के बीच में जाकर मानसून फंस जाता है। और बिल्कुल ऐसा लगा लो कि गन्ने को एक बार डाला, फिर 2 बार डाला, फिर 3 बार डाला, जूस निकल जाता है, यानी वो मानसून घूमता रहता है, एक बार उसके अंदर एंट्री मार जाता है, तीनों हिल्स के बीच में तो घूमता रहता है। इसीलिए पहले चेरापूंजी और उसके बाद मासिम राम वही, इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात तो वही होती है, क्योंकि वहां पे सारा जो वेस्टर्न घाट में होता है वो उधर हो जाता है, मेघालय से निकलने के बाद तो धीरे धीरे इधर से जाता है, इसलिए जो रेनफॉल है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बेहतर होता है। तो हमारे क्षेत्र में 2 तरह के मानसून की आती है, एक तो रेगेंसी ब्रांच वाली जूस निकलता है, एक ये वाली थोड़ा बहुत आके यहाँ पे कर देता है जो कुछ होना होता है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी मानसून घटता है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी मानसून घटता है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, अगर मानसून फेल होता है किसी भी रीजन में लंबे समय तक, तो उसका डेजर्टिफिकेशन स्टॉप। रिजर्व द लैंड डिग्रेडेशन, वही जरूरी है। लैंड डिग्रेडेशन रोकने के लिए क्या करना, प्लांटेशन होनी, क्योंकि प्लांटेशन नहीं होगा तो एयर से भी और वाटर से भी मिट्टी के बहाव हो जाए, खराब हो जाए, उसको इरोजन बोलते हैं, तो लैंड खराब हो जाएगा। तो लैंड को अगर आपको कंजर्व करना तो क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करना। ठीक है, हॉल्ट का मतलब रोकना बायोडाइवर्सिटी लॉस,
बायोडाइवर्सिटी लॉस कब बचेगा, तो रेनफॉल होगा, फॉरेस्ट होगा, तब बायोडाइवर्सिटी बचेगी। हाँ अपन जुड़ा हुआ है, कुछ भी लिख दो है, इसका मतलब आईएएस की तैयारी में कुछ खास नहीं है, बस आपको लिंकिंग मतलब मस्त बिल्कुल ऐसे एक रेसिपी बनानी आनी चाहिए आपके पास, कुछ जो मन करिए बना लिया, क्योंकि वो वही है सब चीजें, इधर किया उधर किया उधर किया, बस मन के क्वेश्चन। 16 है प्रमोट पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी, प्रोवाइड एक्सेस जस्टिस फॉर ऑल, build effective accountable inclusive institutions for। इसमें सारी बात इसके लिए नियम कायदों की बात है, संविधान की बात है। पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए, ठीक है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी लोगों को न्याय के पहुंच होनी चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्ड इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी चलती है, ये आजकल लड़ाई क्या करता है, कांग्रेस वाले क्या करते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन खतरे में कहते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है तो जिससे देश चलता है, जेएनयू का, सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या है, कुछ नहीं नाम बदल, खुश हो जाओ उसी से। सदर जी आपको जब आप योजना को पढ़ेंगे पता लगेगा कि जिसने सरकार आई उसने किसी अपने आदमी नाम की, और आपकी सदर भी बड़ी, ये वाली सरकार आएगी दीनदयाल राणा फलाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फलाना, अटल फलाना, यही हो रहा है। जितनी भी योजनाएं उनकी पुरानी सी, बिल्कुल ऐसे कि व्हाट्सएप पे जो रील बना के थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कोई उसको थोड़ा ऐसे कर देता है ताकि पायरेसी ना लगे, लेकिन बात वही होती है। तो जितनी भी सो गई, तो ये इन वर्ड्स को देखो कितना अच्छा है, अगर कहीं लिखना है जस्टिस फॉर ऑल, स्टाइलिश लिखना है, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, ये ऐसा 3-4 शब्द है, हम मर्जी उठा के रख दो, उठा के रख दो तो सामने उसका बड़ा स्टाइलिश दिखता है, ऐसी बात लिखती है, ठीक है। strengthen the means of implementation and realize the global partnership for sustainable development। अब देखो ये जो लाइन है, आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंक्लूजन में लिख दो इसको, लिखा जा सकता है। कैसे होगा, तो आप क्या कहोगे, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज मतलब दोबारा से जिंदा, जो चीजें खत्म हो चुकी है तो दोबारा जिंदा करने का कहता है रिवाइटलाइज, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक आध बात आपने लिख दो थोड़ा जोड़ के, तो देखो ये पैराग्राफ जो नीचे वाला है, अब आपसे पूछे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सोसाइटी के लिए क्या है, पुराना तो आप करोगे पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी, जस्टिस फॉर ऑल, तो एक कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, ये सारी बातें लिख दो।
तो सुसाइड आपका सवाल बन गया। करेंगे और कहीं भी कोई यूज कर लो। आप जैसे कैसे कैसे होगा, आप लिख दो कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन सीड मैन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, इसको ऐसे लिखाएगा तो आपका आपको ऐसे कुछ करना भी नहीं पड़ा, बना बनाए हैं और पहले से यूज हो रहे हैं वर्ड्स, तो एग्जाम्पल को पता है कि ऑथेंटिक वर्ड्स हैं। तो इन 17 सस्टेनेबल गोल्स को लिखो प्यार से, और एक एक शब्द पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ठहरो और उस पर विचार करो। जिस वर्ड के बारे में, जिस टर्म के बारे में कोई दिक्कत हो, गूगल से करो, बता, इसको पढ़ो, एक आधी टर्म वहां भी देख सकते, फिर एक कहानी बनाओ। अब आप जो है ना, कम से कम भी 2000 वर्ष के आसपास में आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डेवलप, इसमें इसकी हिस्ट्री, पहले तो संदर्भ आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए। फिर मैंने आपको लिखाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके घटक बताए थे मैंने उसके प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक है, उद्देश्य बताए हैं। फिर जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा लिखना है आपको, तो आप उसको पूरा अपनाओ और ऐसा तैयार करोगे कम से कम भी आपके वो सारी चीजें इसमें याद रहे। और किसी शब्द को बिना समझे पूर्ण रूप से आगे स्किप मत करें, घटेंगे बात। जिस शब्द को अर्थ आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं है, तो हमारी जो एग्जाम में जो आप लोग करते हो, आप उसको क्रैक कर लेते और आपको समझ नहीं आता, तो बच्चे जो ऐसा आंसर लिखते हैं जिसका वो एक्चुअल में कभी डिक्शनरी उठाने का उनका वो नहीं रहता, जो अर्थ वो खुद समझ पाते हैं ना, उस अर्थ को समझते हैं। जो एक्चुअल जिस बंदे ने जो लिखा है किताब में, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं कभी क्लास में बच्चों से प्रैक्टिस करवाता था कि बच्चों में पैराग्राफ पढ़वाता था और उसके अर्थ पूछता था, तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से सेम पैराग्राफ, और वही काम आप एग्जाम में करते हो। तो किताब वाला क्या करे बेचारा, उसने तो सही बात लिखी, लेकिन आपको जो समझ में आया ना, आपने वो वहां से उठाया, आप सामने वाले कुछ लिखना चाहते, आपको उसको पढ़ के क्या ये क्या है, जो आप अपने समझ से उसको करके एग्जाम में लेंगे। लेकिन आप ये मशक्कत नहीं करते हो कि किताब वाले निकले, उसको समझ लो कि एक्चुअली क्या कहना चाहते। तो आप कोई भी वर्ड ऐसा नहीं हो जिसको आपको समझ में नहीं आए और आप उसको छोड़ के आगे निकलो, उनके साथ रुकना है, उसको समझना है, जीना है, उन वर्ड्स को याद करना है, और फिर कोशिश करो उन वर्ड्स को बार बार अपने लिखावट में लेके आओ। क्योंकि देखो कुछ वर्ड्स आपने याद कर लिए, अगर आपको डेली यूज नहीं कर रहे तो एग्जाम में सिर्फ आपको वही वर्ड याद रहेंगे जो 10th तक आपको याद है। इस बात को समझते हो? उस प्रेशर में जितने नए वर्ड थे ना, वो सब उड़ जाएंगे। मान लो आपने 100 वर्ड याद नहीं कर और आपको लगता है मुझे नए वर्ड याद कर, लेकिन आप उसको रोज यूज नहीं कर रहे लिखने में, तो वो वर्ड्स एग्जाम में याद नहीं आएंगे। एग्जाम में तो वही याद आने जो पहले से ऑलरेडी आपके माइंड में एग्जिस्ट करता। तो जब जो वर्ड आप एक बार पकड़ लो ना, उस वर्ड को बार बार यूज, जानबूझ के यूज करो। ऐसा क्वेश्चन लिखो जिसमें वो वर्ड्स आए, जब वो वर्ड्स आ जाएंगे बार बार, फिर वो आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी, वो वर्ड्स फिर एग्जाम में भी आपके साथ। ठीक है, समझ में आया कुछ? आसान है ना ये